चुनाव क्या था अजय जी? ये चुनाव भावनाओं का नहीं, आशा का चुनाव था। पहले बात समझ लीजिए, लोग इतने दुखित थे, इतने पीड़ित थे कि लोगों ने विकल्प की तलाश की, उसमें भाजपा और मोदी जी। अगर मैं एक शब्द में पूछूं, इस चुनाव में का मैसेज क्या है? वंश, वसीयत और विरासत की राजनीति हारी है। मेहनत, उपलब्धि, सुशासन के रिकॉर्ड पर आपका मायने क्या है, वो जीती है। और थोड़ा मैं विस्तार से बोलूं, मुझे 1977 से जेपी मूवमेंट के बाद से मैं एक्टिव था जी। तो 77 से चुनाव को देखता हूं। थोड़ा जनता के मूड को पढ़ने का मिजाज है मेरा। तो मैं जो देख रहा था तो मुझे मालूम था कि सुनामी होने वाली है। लेकिन रवि जी, इसमें एक बात है, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मैं यहां पर विश्लेषक का नाम खास करके ले रहा हूं, उन सबों का यह मानना था कि निराशा सरकार के काम न करने की वजह से, निष्क्रियता की वजह से, या फिर एक सॉलिड लीडरशिप के अभाव की वजह से थी। जो आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, वो शायद खुद भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी या उनके वायदों के लिए नहीं, बल्कि एंटी वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्या इससे आप इत्तेफाक? आपने सही कहा, एंटी वोट कभी आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिलाएगा। एंटी वोट छितराता भी है। इस चुनाव के दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था वो लोग जो मोदी जी से नफरत करते थे, राहुल, सोनिया जी, लालू जी, मुलायम जी, मायावती जी, नीतीश जी, ममता जी। और दूसरी तरफ वो लोग थे, देश की जनता, जो नरेंद्र मोदी से प्रेम करते थे। प्रेम विजय हुआ, ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी बात कहूंगा, 1984 के बाद देश में पहली बार किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है। देश की जनता ने समझा कि अगर हमें पीड़ा है तो हमें पार्टी को चुनना पड़ेगा, हमें नेता को चुनना पड़ेगा और उसको बिल्कुल मजबूती से मत देना पड़ेगा। इस बात को कभी ना भूलिए अजय जी कि बीजेपी 40 में 31 जीतती है बिहार में, लालू जी 3 जी। तमाम बड़े बड़े दिग्गज कह रहे थे कि वो जिंदा हो रहे हैं, 15-20 जीतेंगे जी। नीतीश कुमार 2, मुलायम सिंह 5, मायावती 0, बीजेपी 80 में 73, राजस्थान में 0 कांग्रेस, गुजरात में 0 कांग्रेस, महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए 48 में 42। तो कृपया करके इस पूरे चुनाव परिणाम के महत्व को समझिए आप। रवि जी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस चुनाव को देखा था और जो इसमें जो तमाम प्रचार के तरीके इख्तियार किए गए, अगर देखा जाए तो विकास के नाम पर इस चुनाव की शुरुआत या बुनियाद रखी गई थी। वो विकास की बात धीरे धीरे धूमिल पड़ती गई और उसके ऊपर सांप्रदायिकता का रंग और कलेवर चढ़ा। वहां से निकलकर व्यक्तिगत आक्षेप और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी इतनी जोरदार हो गई कि वो बात जात और नीच जात तक आकर खड़ी हो गई। जात की राजनीति उसके बाद हावी होती दिखाई दी। क्या वाकई में आप इसे भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कहेंगे, विकास से शुरू होकर जात पर आ जाना? देखिए, मैं पहली बार फिर कहूंगा, आप पोलराइज करके इतनी लंबा बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते। तो कोशिश करते हैं ना। मैं आपको इसका एक दूसरा स्वरूप देता हूं। सोनिया गांधी ने बुखारी साहब को बुलाया जी, कहा मुसलमान वोटों की का विभाजन नहीं, उसकी आप कोशिश करिए। आपने देखा, वो तो हुआ। फिर भी क्या फायदा हुआ बताइए? मैं फिर कह रहा हूं, एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में नहीं जीता है, बिहार में 1 जीते हैं जी। आप इसके महत्व को समझिए। ये राजनीति जाति और संप्रदाय के दीवारों से आगे गई है। नहीं, वही तो देखिए, आज की डेट में अगर देखा जाए, पिछले लोकसभा में 30 ऐसे सांसद थे जो अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। मौजूदा लोकसभा में सिर्फ 19 ऐसे सांसद हैं जो अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आपने सही कहा। मैं आपको दूसरी बात कहूंगा, इतना बड़ा बहुमत क्या मुसलमानों के वोट के बिना आ सकता है क्या? 80 में 73 उत्तर प्रदेश में, 40 में 31 बिहार में जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1। जाहिर सी बात है, आपको अल्पसंख्यकों का वोट मिला, लेकिन क्या वो वोट प्रतिशत आपको वाकई में आपकी उपलब्धियों के लिए मिल रहा है? क्या आपकी जिस आशा की बात आप कर रहे हैं उसके लिए मिल रहा है, या फिर दरअसल लोग बदलाव चाहते थे इसलिए मिल गया? पहली बात अच्छा। पहली बात। और उसका दूसरा पहलू, हर कोई आज आपसे पूछना चाहता है, क्या वाकई में आज 125 करोड़ भारतीयों में से क्या 10 मुसलमान उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाए? नहीं, मैं इसका उत्तर दूंगा। पहली बात, आपके पहली बात का जवाब दूं, मुसलमानों में भी बेरोजगारी है, वहां भी पढ़ाई को लेकर परेशानी है जी, महंगाई को लेकर परेशानी है।
तो उन्होंने भी इन तमाम पारंपरिक सांप्रदायिकों दीवारों से आगे आकर वोट किया। जी। दूसरी बात, आपने सही कहा, हमारे पास जितने मुसलमान होने चाहिए उतने नहीं है, मैं स्वीकारता हूं जी। हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मुसलमानों को सीट देकर टोकनिज्म जरूरी है या ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है कि वो महंगाई से परेशान नहीं हो, बेरोजगारी से परेशान नहीं हो और एक मिनट विकास का लाभ उन्हें भी मिले। जी। इसका उदाहरण आपने देखा गुजरात में, जहां पर देश में मुसलमानों के विकास की दर सबसे अधिक है। हाँ, मैं मानता हूं हमें कोशिश करनी है, हमें क्रिश्चियन का बहुत वोट मिला है, गोवा हमने स्वीप किया है, नॉर्थ ईस्ट हमने स्वीप किया है, वहां क्रिश्चियंस 80% है। मैंने नागालैंड की बात किया, तो एक बात, और जो आपने बात किया तो यही बीजेपी है जिसने भारत के राष्ट्रपति पर डॉक्टर कलाम को बिठाया था, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद शायद 22-24 साल के बाद बिठाया था। जी बिल्कुल। तो कृपया करके ये टोकनिज्म की जो पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं, इससे आप टोकनिज्म क्यों कहते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग ही इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को भी। ऐसा क्यों है कि शहनवाज हुसैन के अलावा कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता? ऐसा क्यों है कि मुसलमान के नाम पर आपकी पार्टी में सिर्फ 2 नाम दिखाई देते हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी? अच्छा, एक मिनट क्षमा करिए, आपको इसमें नजमा हेपतुल्ला क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? आपको इसमें आरिफ बेग क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? आप हमारे इतने जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो पिछले 40 साल से जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? जमीन नहीं, एक मिनट आप ही देख लीजिए। देखिए, आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि आपकी पार्टी में कौन है। नहीं, ये आपने पूछा नहीं। नजमा हेपतुल्ला हमारी, और फिर माफ करिए, एमजे अकबर ऐसा सुलझा हुआ आदमी जो देश को समझता है, इतिहास को समझता है, विद्वान व्यक्ति है, वो बीजेपी में क्यों आता है? पहली बात मैं कहूंगा। और दूसरी बात और भी जरूरी है जी, चुनाव में एक विनिंग फैक्टर भी होता है, आपने सही कहा। तो हमें और कोशिश करनी, मैं मानता हूं। राजस्थान में हमने 4 लोगों को टिकट दिया, हमारे दोनों जीत गए, मुसलमान भी थे, कांग्रेस का एक नहीं जीता। ऐसी बात नहीं है। हम आपके आसाम में लगभग 250-300 हमारे बीजेपी के काउंसलर्स हैं। तो हमारा अजय जी आपसे कहना है कि हमारी कोशिश है, लेकिन आजकल में आपका सवाल बहुत स्वाभाविक सवाल है। ये इसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की विजय को कमजोर करने की भी कोशिश है। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। और इसका देखिए रवि जी, आजकल नया चल निकला है, जैसे ही कोई पत्रकार सवाल पूछे आप उसके पूछे एक हिडन इंटेंट सोच लें। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, कम से कम आपसे बातचीत करें, या एटलीस्ट अगर मैं न्यूज नेशन की बात करूं, हमारा कोई हिडन इंटेंट नहीं होता। अजय जी, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं आपके चैनल का, नहीं मुझे बात कह दीजिए। आपके पहले ये चर्चा 50 जगह मैं पढ़ता हूं, मैं रोज 16-17 अखबार पढ़ता हूं। पहली बात जी, मोदी, इसका एक पैटर्न है, मोदी जी आएंगे तो पोलराइज हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो एलाइज नहीं मिलेंगे। तो अब 25 तो अभी हो गए हैं, 28 होने वाले हैं, शायद मोदी जी के पीएम बनने के बाद 10 और आ जाएंगे। जी। मोदी जी आएंगे तो भाजपा सिकुड़ जाएगी। मोदी जी ने हमेशा विकास 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 पर फोकस किया, भाजपा को एलाइज भी मिले, आगे हमारा रीच भी पूरे देश पे हुआ, आपको बताया मैंने। तो अब जब कुछ नहीं मिला जी, तो मोदी जी के पूरे चुनाव में अल्पसंख्यक कहां था? ये सवाल के उद्देश्य को मैं नहीं चैलेंज करूंगा, ये आपका पूछने का अधिकार है, लेकिन आप पूछने वाले वैसे नहीं हैं। जो लोग पूछ रहे हैं अभी तक, उन लोगों ने कभी भी मोदी जी में कोई रचनात्मक सकारात्मकता नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पीछे सोच कुछ और भी है। रवि जी, एक और आशंका है लोगों के मन में, और खास करके कई राजनीतिक टीकाकार इस पर अपनी आशंकाओं को सामने रखने में जरा भी गुरेज नहीं करते। आरएसएस के सर्वनुमा या सर्वव्यापी होने की बात बार बार कही जाती है, और यह माना जाता है कि अब मौजूदा सरकार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण एक तरह से बहुमत है, एकाधिकार है, तो आरएसएस के डिक्टेट्स अब लगातार चला करेंगे। क्या यह वाकई में सच होगा अपने आप में? आरएसएस का कितना दखल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली इस सरकार? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मैं एक बाल स्वयंसेवक हूं। जब तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो मैं संघ का स्वयंसेवक बना। आपने कभी मेरे राजनीतिक आचरण, निर्णय और बोलने में संघ का निर्देश की झलक भी देखी है आपने? मोदी जी प्रचारक रहे हैं, आडवाणी जी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, तो ये भी चर्चा होती है। जी हाँ, एक भावनात्मक लगाव है, उसमें कोई हद नहीं है, लेकिन जहां तक पॉलिटिकल निर्णय का सवाल है अजय जी, सारे पॉलिटिकल फैसले हम खुद करते हैं और करते रहेंगे, और संघ इस मामले में बहुत ही विशेष चिंता करता है, क्योंकि संघ का बहुत बड़ा काम है देश के निर्माण का।
हाँ, ये मैं अवश्य कहूंगा, इस बार संघ के स्वयंसेवकों ने राजनीति में काफी काम किया लगभग, और भाजपा के पक्ष में काम किया। 1977 का पहली बार हुआ, क्योंकि हमारा स्वयंसेवक भी समाज में रहता है, और जो देश की हालत थी आतंकवाद को लेकर के, असुरक्षा को लेकर के, विकास के अभाव को लेकर करके, तो शायद संघ को लगा कि बदलाव में हमें भी सक्रिय होना पड़ेगा, कम से कम वोटिंग के समय और कैंपेन के समय। तो शायद इसीलिए जैसे ही चुनाव खत्म हुए, पार्टी अध्यक्ष गए संघ के मुख्यालय, और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी वहां गए। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसे में फिर बार बार इतने परामर्श की बात क्यों सामने आती है? तो देखिए, अगर संघ आपको आइडियोलॉजिकल मूविंग दे रहा है, एक जगह एक दिशा आपको दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद बार बार हर कदम पर क्या संघ से बातचीत करना अपने आप में बहुत आवश्यक है? रवि जी, नहीं, पहले मैं बता, ये मैं कह रहा हूं आपसे, जो संघ से आप बार बार बात करने की बात कर रहे हैं जी, अब इतने संघ के लोगों ने काम किया, तो जाके अगर धन्यवाद देने की बात है, चर्चा करने की बात है, मतदान कैसा हुआ, मैं आपसे फिर कहूंगा अजय जी, पॉलिटिकल फैसले बीजेपी में बीजेपी करती है जी। ये मैं बात आपको बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं। हाँ, मुझे मालूम है कि बीजेपी में सत्ता के नजदीक पहुंचने के साथ ही संघ की आलोचना भी शुरू हो जाती है, ये मुझे मालूम है, और आपके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूं, वो आपका अधिकार है सवाल पूछते हुए, इसमें कोई आधार नहीं। देखिए, अब मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप उस समय सरकार में थे, सुदर्शन जी और वाजपेयी जी के बीच में तथाकथित तौर पर ऐसी खबरें आई थी, हम में से कोई उसको जानता नहीं है, हम लोगों ने वो सब कवर किया था, उस पर लगातार एक तकरार की बात सामने आती थी, और ये इस तरह की बातें बार बार आम होती थी उस वक्त। क्या वही सब कुछ फिर दोबारा दोहराया जाएगा? क्या फिर से संघ की तरफ से निर्देश होगा और मोदी जी की तरफ से शायद खिंचाव होगा? क्या फिर से संघ की तरफ से चीजें सामने रखी जाएंगी? क्या हिंदुत्व के तथाकथित एजेंडे को फिर से सामने रखने की बात? ये तमाम आशंकाएं हैं लोगों के मन में। देखिए, पहली बात आपको मैं बता दूं कि सुदर्शन की बात के बारे में आपने स्वयं कहा कि मीडिया में रिपोर्ट थी, तो मीडिया की कल्पनाओं को मीडिया में रहने दीजिए, एक बात। दूसरी बात कहूंगा कि कभी चर्चा होती है, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पर्यावरण का विषय ले लीजिए आप जी। संघ के बहुत लोग का मानना है गंगा का विषय उठना चाहिए, यमुना का विषय उठना चाहिए, देश की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं जी। संघ के लोग कई सुदूर इलाकों में काम करते हैं, मैंने बताया आपको जी, वहां की समस्याओं के बारे में चर्चा की बात होती है। तो अगर ये चर्चा होती है तो क्या गलत है अजय जी? कुछ एक विवादास्पद मुद्दे जिस पर लेकर लोग आपसे भी सवाल पूछते रहे होंगे, और शायद जवाब देते थे आप थक भी चुके होंगे, फिर भी पूछना लाजमी है। पूछिए, आराम से पूछिए। धारा 370, राम मंदिर, समाज आचार संहिता, सब तमाम चीजें जो एक तरह से बात कही जाती है, इन तमाम विवादास्पद मसले पर क्या रुख रहेगा आने वाली सरकार का, खास करके तब जबकि वाजपेयी जी की सरकार के समय कहा जाता था कि हमारी गठबंधन की सरकार है, एनडीए का एजेंडा अलग है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग है, और वाजपेयी जी का वो भाषण भी याद है फैजाबाद में। अब तो आपकी पूरी सरकार है, राम मंदिर पर क्या करेंगे? नहीं, मैं 370 से शुरू कर रहा हूं, जो आपने सवाल पूछा जी। इधर मैं कश्मीर कई बार गया हूं, मोदी जी ने क्या कहा, 300 से पहले जम्मू कश्मीर भारत का अंग है जी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी परिस्थिति में नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीर में आपको मालूम है 370 के कारण पिछड़े लोगों को पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार का लाभ नहीं मिलता। श्रीनगर की पूरी वैली में बड़ी संख्या में मल्लाह लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के ही, जो गुज्जर हैं, जो बकरवाल हैं, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, इसकी चर्चा होनी चाहिए। आरटीआई नहीं है, क्यों नहीं है? और एक बड़ा सवाल मैं चाहता हूं आज न्यूज नेशन पर उठाऊं। 10 बार मैं गया वहां, कारगिल गया, लद्दाख गया, अनंतनाग गया, रजौरी गया। पाकिस्तान बनने के बाद वहां से कई हिंदू निकले, एक कराची होते हुए दिल्ली राजस्थान गए, वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने लालकृष्ण अडवाणी। एक लाहौर से आगे पहुंचे, पंजाब के रास्ते दिल्ली में रह गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए इंदर गुजराल। और जो कश्मीर में रुक गए, अजय बाबू, वो आज तक संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, मकान नहीं ले सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। क्यों? भारत की कंपनियां वहां पर फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं खरीद सकती हैं, तभी तो रोजगार होगा। तो 370 के बारे में हम कहते हैं, क्या खोया क्या पाया। मैं कश्मीर गया था, वहां के नौजवानों का था कि हमें लोगों को क्रिकेट में स्थान नहीं मिलता है। मैंने पब्लिकली कहा कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस बात की चिंता करे कि कश्मीर के अच्छे प्लेयर्स को स्थान मिलना चाहिए। अब आपने बात की राम जन्मभूमि की, अब आप तो अगर उस पर एक सवाल मैं ले लूं, तो क्या धारा 370 को एबोरेट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम उठाएगी? ये तो हमने नहीं कहा आपसे। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने ऐसा कहा।